अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सीआईडी वाले को किसी तरह मुझ पर शक पड़ गया था कि मैं कोई मशकूक आदमी हूँ। मैं टी स्टॉल के काउंटर पर आ गया, चाय का गिलास बनवाया और कोने में दीवार के साथ लगकर चाय पीने लगा और बुक स्टॉल की तरफ देखने लगा। वो आदमी वहाँ नजर न आया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उस मुसीबत से पीछा छूटा। सर्दी वाकई काफ़ी थी। गरम गरम चाय ने मेरे बदन को गर्म कर दिया। उस वक्त मेरा जी सिगरेट पीने को बहुत चाहा। सिगरेट वाला खोखा करीब ही था। मैंने जाकर एक सिगरेट खरीदा और वहीं एक तरफ खड़े होकर सिगरेट पीने लगा। इतने में किसी ने पीछे से मुझे कहा, भाई साहब आप तो कहते थे कि मैं सिगरेट नहीं पीता। मैंने चौंक कर पीछे देखा। वही आदमी मेरे पीछे खड़ा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में भी सिगरेट था जो सुलग रहा था। मैंने अपने सिगरेट की राख उड़ाते हुए कहा, जी हाँ, कभी कभी पी लिया करता हूँ। वो आदमी मेरे करीब हो गया। मुझे उसकी छोटी छोटी आंखें साफ नजर आ रही थीं। उसने अपनी आंखें मुझ पर जमाई हुई थीं। कहने लगा, बाबा भाई साहब आप मुझे अमृतसर के भी नहीं लगते। कहीं आप लाहौर के रहने वाले तो नहीं हैं? उसके मुंह से लाहौर का नाम सुनकर मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। यह बात यकीनी थी कि यह आदमी खुफिया पुलिस का है और इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ेगा। वो तन्हा मकाम भी नहीं था। आगरा स्टेशन का प्लेटफार्म था। वहाँ काफ़ी लोग थे। एक तरफ मुझे पुलिस के सिपाही भी नजर आ रहे थे। मैंने अपने हवास को काबू में रखा। इसकी मुझे ख़ास तौर पर बड़ी सख्त ट्रेनिंग मिली हुई थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, आप कौन होते हैं मेरे मामलात में दखल देने वाले? आपको किसने बताया है कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ? जाइए अपना काम करें। मैं ये कहकर वहाँ से दूसरी जानब चला गया। मेरा रुख प्लेटफार्म के शुमाली सिरे की जानब था। वहाँ प्लेटफार्म की ढलान थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता ढलान उतर गया। रेलवे लाइन क्रॉस की और दूसरे प्लेटफार्म पर आ गया। यहाँ चूंकि कोई गाड़ी आने वाली या जाने वाली नहीं थी, इसलिए प्लेटफार्म तकरीबन खाली पड़ा था। टी स्टॉल और बुक स्टॉक के खोखे भी बंद थे। मैं एक खाली बेंच पर बैठ गया। मेरी नज़रें प्लेटफार्म का जायजा ले रही थीं। सामने वाला प्लेटफार्म भी मुझे नजर आ रहा था, क्योंकि दो प्लेटफार्मों की दरमियानी लाइन पर कोई गाड़ी खड़ी नहीं थी। जहां वो आदमी पहले खड़ा था अब वहां नहीं था। वो खुदा जाने कहाँ गायब हो गया था। असल में खतरे की घंटी बज चुकी थी। मुझे वहां से चले जाना चाहिए था। मैं ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी का मुजाहरा करते हुए वहीं बेंच पर बैठा रहा। मेरी निगाह प्लेटफार्म के आखिरी हिस्से की तरफ गई, जहाँ से ढलान शुरू होती थी। क्या देखता हूँ, वही सीआईडी का आदमी दो सिपाहियों के साथ मेरी तरफ चला रहा है। अब मुझे वहां से भागना था, मगर मैंने एक बार फिर तसाहुल से काम लिया। बेंच से ज़रूर उठा, मगर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ चलने लगा, जैसे मैंने सिपाहियों को देखा ही नहीं। दूसरी तरफ नीचे रेल की पटड़ी थी। मैं रेल की पटड़ी पर उतर गया। ज़रा आगे एक खाली डब्बा खड़ा था। मैं चढ़ गया। अंदर आते ही मैं एकदम एक्शन में आ गया। तेजी से खाली डब्बे के दूसरे दरवाजे में से दूसरी तरफ उतरा और रेलवे लाइन पर दौड़ने लगा। वहाँ कोई रेलवे लाइन नहीं थी। रेल की पटरियों का जाल बिछा हुआ था। मैं तेजी से नहीं भाग सकता था, फिर भी मैं अलंगता फलंगता जितनी जल्दी तेज भाग सकता था भाग रहा था, और पीछे मुड़कर मैंने एक बार भी नहीं देखा था। मुझे कुछ पता नहीं था कि आगे स्टेशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। रेलवे यार्ड खत्म हुआ तो सामने एक जानब दीवार आ गई। दीवार बहुत ऊंची थी। मैं दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। उधर आगे से एक वर्कशॉप आ गई, जहाँ कुछ मजदूर एक रेलवे इंजन की सफाई वगैरह कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ आता देखकर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। एक ने पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? मैंने यूं ही पूछा, रहमत अली मैकेनिक यहीं काम करता है क्या? रहमत अली। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे सीआईडी वाला और दोनों सिपाही कहीं नजर न आया। मैंने काम करने वाले मजदूरों या मिस्त्रियों से कहा, मेरा वाकिफ है। कहता था मैं यहीं काम करता हूँ। शायद उसने कोई दूसरी जगह बताई होगी। ये कहकर मैं एक तरफ चला तो पीछे से उनमें से किसी ने आवाज़ दिया, इधर किधर जा रहे हो? बाहर निकलने का दरवाज़ा उस तरफ है। मैंने मुड़कर देखा। एक मिस्त्री सामने एक दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था। जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। यह छोटा सा दरवाज़ा था
जो रेलवे यार्ड की दूसरी तरफ निकलता था। जैसे ही मैं उस दरवाजे से बाहर निकला, सामने वही सीआईडी वाला शख्स भी खड़ा था। इस दफ़ा उसके साथ 4 सिपाही खड़े थे, जिनमें से एक सिपाही के पास राइफल थी। उसने राइफल हाथ में थाम रखी थी। उस सीआईडी के आदमी ने इशारा किया। इशारा मिलते ही 3 सिपाही मेरी तरफ बढ़े और आन वाहिद में दोनों तरफ से पकड़ लिया। चौथे सिपाही ने मेरी तरफ राइफल कर रखी थी। मैंने एहतजाज करते हुए कहा, तुम लोग मुझे किस जुर्म में पकड़ रहे हो? मेरे पास दिल्ली का टिकट है, मैं बे टिकट नहीं हूँ। वो आदमी मक्कराना हंसी हंसा। महाराज, आपको हम लाहौर जा रहे हैं, ज़रा थाने तक हमारे साथ चलें। वो मुझे पकड़कर अपने साथ एक तरफ तेज तेज चलने लगा। मैं बड़ी आसानी से उनकी गिरफ्त से निकलकर फरार हो सकता था, मगर खतरा मुझे राइफल वाले सिपाही से था, जो राइफल ताने मेरे पीछे पीछे चला रहा था। शायद उन्हें यह बता दिया गया था कि यह आदमी कश्मीरी कमांडो है और उसकी तरफ से ज़रा भी गफलत न बरतना। हम सड़क पर आए तो वहाँ पुलिस वाली जीप खड़ी थी। उन्होंने मुझे जीप में धकेल दिया और 3 सिपाही इस तरह दाएं बाएं और पीछे आगे आ गया कि मैं उनके शिकंजे में था। जिस सिपाही के पास राइफल थी, वो जीप के दरवाजे के पास बैठ गया। सीआईडी का आदमी आगे ड्राइवर के साथ बैठ गया। जीप स्टार्ट हुई और बाजार में एक तरफ चल पड़ी। मुझे हर हालत में उनकी हिरासत से फरार होना था और इस किस्म के फरार की मुझे सख्त ट्रेनिंग मिली हुई थी। मैं इतनी आसानी से पुलिस के जाल में फंसने वाला नहीं था। मैंने राइफल वाले की तरफ निगाह डाली और उसकी राइफल का रुख मेरी तरफ नहीं था। जीप जिस बाजार में से गुजर रही थी, वहाँ लोग आ जा रहे थे और ट्रैफिक भी जारी थी। इस किस्म का फरार मेरे लिए बड़ा मौजू था। मैंने सोच लिया कि मुझे किस सिपाही को नीचे से लगानी है और किस सिपाही की गर्दन तोड़नी है। सबसे पहले मैं राइफल वाले का शिकार करना चाहता था। मैं अभी उसका मंसूबा तैयार ही कर रहा था कि जीप अचानक एक तरफ एक इमारत के अंदर दाखिल हो गई। वहाँ पहले से एक बंदूक बरदार सिपाही मौजूद था। जीप एक ही हाथे में आकर रुक गई। मैं पुलिस के थाने में पहुंच चुका था। मुझे देखकर सामने वाले कमरे से एक सब इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ बाहर निकल आया। जब मुझे जीप से उतारा जा रहा था, तो सब इंस्पेक्टर ने गाली देकर कहा, इसको हथकड़ी क्यों नहीं लगी? उसी वक्त एक सिपाही ने मेरे हाथ पीछे करके मुझे हथकड़ी लगा दिया। मैंने जंग नहीं हारी थी, सिर्फ एक लड़ाई हार गया था और पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। मैंने दूसरी लड़ाई के लिए जहन तैयार करना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि इन लोगों के पास मेरी कोई तस्वीर नहीं है जो अहमदाबाद की पुलिस ने इन्हें भेजी हो। अगर इन्हें अहमदाबाद पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी के लिए कोई इतला दी है, तो भी मैं कभी इस बात का इतराफ़ नहीं करूँगा कि मैं वही आदमी हूँ जिसने दवारका की फोर्ड का एमुनेशन का ज़ख़ीरा उड़ा दिया है। ये लोग किसी तरह भी कम अज़ कम आगरा में बैठकर मुझे मुजरिम साबित नहीं कर सकते। मुझे उस वक्त हवालात में ले जाकर बंद कर दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे किस जुर्म में यहाँ बंद किया गया है? मुझे टेलीफोन दिया जाए, मैं एसएसपी साहब को फ़ोन करना चाहता हूँ। वो मेरे पिताजी के दोस्त हैं। सब इंस्पेक्टर पुलिस जो शिकाली से बड़ा जाबर लगता था, हवालात की सलाखों के पास आ गया। उसने मुझे कहर भरी नज़रों से देखा और कहा, अभी एसएसपी साहब भी आ रहे हैं, तुम अपने पिताजी को बुलाने का इंतज़ाम करो। ये कहकर वो अपने दफ्तर में चला गया। हवालात में 3 हवालाती कोने में पुराना कंबल ओढ़े बैठे थे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। उनमें एक सिख था। उसने मुझसे कहा, भैया जी, किसी की जेब काटी है या हीरोइन स्मगल की है? इधर आ जाओ, उधर बड़ी सर्दी है। हवालात में वाकई बड़ी सर्दी थी। तंग सी हवालात थी। मेरा जहन तेजी से वहां से फरार के मंसूबे सोच रहा था, मगर बज़ाहिर फरार का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। थोड़ी देर बाद वही सब इंस्पेक्टर एक सिपाही के साथ आया। मेरी हथकड़ी हवालात के अंदर भी उन्होंने नहीं उतारी थी। इसका मतलब था कि इन्हें मेरे खतरनाक कमांडो होने की इतला मिल चुकी थी। मैं एहतजाज करने लगा कि मुझे बताया जाए कि मुझे यहाँ क्यों बंद किया गया है, मुझे किस जुर्म में हथकड़ी लगाई गई है। सब इंस्पेक्टर मुझे साथ लेकर कुशादा बरामदे में ले आया था। फिर बरामदे के साथ वाले दरमियान वाले कमरे में ले गया। एसएसपी एस के भंडारी लिखा था। अंदर एक भारी तनोतोष का हिंदू लाला गरम जैकेट और खद्दर का सूट पहने बड़ी कुर्सी में धंसा हुआ बैठा था। सब इंस्पेक्टर ने सैल्यूट किया। एसएसपी ने मुझे घूर कर देखा, फिर सब इंस्पेक्टर से अंग्रेजी में पूछा,
क्या तुम्हें यकीन है? उसने कहा, यस सर, मुझे पूरा यकीन है। एसएसपी ने सुनहरी फ्रेम वाली ऐनक उतार कर रजिस्टर पर रख दिया और सब इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, मिस्टर जोशी, अगर तुम्हारा ये एडवेंचर कामयाब हुआ तो तुम्हारे साथ मेरी भी प्रमोशन है। जाओ इसकी 2 तस्वीरें उतरवाओ। मेरी समझ में ना आया कि ये मेरी तस्वीरें किस लिए उतरवाने लगे हैं। मैं समझा कि थाने के रिकॉर्ड के लिए तस्वीरें उतरवा रहे हैं। वो मुझे एक दूसरे कमरे में ले गया जहाँ एक फोटोग्राफर बैठा एक तस्वीर के नकोश बारीक बुर्श से दुरुस्त कर रहा था। फौरन मेरी 2 तस्वीरें उतारी गईं। इसके बाद मुझे हवालात की बजाय एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिसको कोठड़ी कहना ज़्यादा दुरुस्त हो गया। उसमें कोई रोशनदान न था, सिर्फ लोहे का दरवाज़ा था। मुझे अंदर धकेल कर दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया गया। कोठड़ी का नंगा फर्श सर्दी में और ज़्यादा ठंडा हो रहा था। वहाँ सिर्फ फर्श पर एक पुराना सा कंबल बिछा था, उसके ऊपर एक और कंबल पड़ा था। मुझे जैकेट में सर्दी लग रही थी। मैं कोने में कंबल लेकर बैठ गया और सोचने लगा कि ये लोग अब मुझसे पूछगछ शुरू करने वाले हैं। ये मुझे टॉर्चर करेंगे और मुझसे इतराफ़ करवाने की कोशिश करेंगे कि मैं कश्मीरी कमांडो हूँ। मगर मुझे इस किस्म के टॉर्चर की होशंगाबाद के जंगल में इंतहाई अजियतनाक ट्रेनिंग मिल चुकी थी। मेरे ट्रेनिंग मास्टर ने मुझे टॉर्चर के शदीद शदीद मरलों में से गुजारा था और ये भी तरबियत दी थी कि जब अजियत हद से गुजर जाए तो मुझे अपने जिस्म को किस तरह सुन करके अपने ऊपर एक तरफा बेहोशी तारी कर लेनी है, यानी ऐसी बेहोशी कि जिसमें जिस्म पर किसी अजियत का कोई असर नहीं होता मगर आदमी होश में रहता है। एक बात पर मैं बड़ा हैरान था कि इन्होंने अभी तक मेरी तलाशी नहीं ली थी। इस कोठरी में 2 दिन तक बंद रहा। तीसरे रोज एसएसपी सब इंस्पेक्टर जोशी के साथ खुद मेरी कोठरी में आया। 2 सिपाही साथ थे। यहाँ मेरी हथकड़ी उतार दी गई थी। सिपाहियों ने फौरन 2 कुर्सियां अंदर डाल दी। सब इंस्पेक्टर जोशी और एसएसपी भंडारी कुर्सियों पर मेरे करीब होकर बैठ गया। कोठड़ी की छत के साथ एक बल्ब दिन रात रोशन रहता था। एसएसपी भंडारी बड़ा खराट और तजर्बाकार पुलिस ऑफिसर था। उसने मुझसे बड़ी मलामत और नरमी के साथ बातें शुरू कर दी। वो कश्मीर के बारे में बातें करने लगा कि कश्मीर के मुसलमान कश्मीरी नाहक अपना नुकसान उठा रहे हैं। आधे से ज़्यादा कश्मीरी मुसलमान हिंदुस्तान के साथ हैं और वो हिंदुस्तान के साथ ही रहना चाहते हैं। जब इस पुलिस ऑफिसर ने आते ही कश्मीर की तहरीक आज़ादी के बारे में गुफ्तगू शुरू किया तो मैं फ़ौरन समझ गया कि इन लोगों को पता लग चुका है कि मैं कश्मीरी कमांडो हूँ। फिर भी मैं अपनी तरफ से बिल्कुल अनजान बना रहा और मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, यह झूठ है, बकवास है। कश्मीर के सारे मुसलमान हिंदुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान के साथ इल्हाक के हामी हैं। हिंदुस्तान ने ज़बरदस्ती कश्मीर पर अपनी फ़ौज के ज़रिए कब्ज़ा कर रखा है। मुझे इतनी जल्दी ऐसी बातें ज़बान से नहीं निकलनी चाहिए थीं। इन बातों ने कम अज़ कम यह ज़रूर साबित कर दिया कि मैं कश्मीर की तहरीक आज़ादी का हामी हूँ और कश्मीरी मुसलमानों के हक़ के खुद इरादे के हक़ में हूँ। एसएसपी ने मुस्कुराते हुए मुझे घूर कर देखा और कहने लगा, इसका मतलब है कि तुम्हारा कश्मीरी मुजाहिदीन की तहरीक से ताल्लुक़ है और तुम वो कश्मीरी कमांडो हो जिसे भारत में तकरीबी कार्रवाइयों के लिए भेजा गया है। उस वक्त मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने फ़ौरन कहा, यह झूठ है। मुझे किसी मुल्क ने इंडिया में जासूसी के लिए नहीं भेजा। कश्मीर की तहरीक आज़ादी की मैंने जो बात की है वो कश्मीर और भारत के हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है। एसएसपी भंडारी मुसलसल मुझे घूर रहा था। ऐसे मालूम हो रहा था कि उसे मेरे बारे में किसी खुफिया बात का इल्म हो चुका है। उसने मेरी बातों को नज़रअंदाज करते हुए मेरी तरफ ज़रा सा झुक कर पूछा, अहमदाबाद, आगरा और दिल्ली में तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ पर हैं? अगर तुम हमें उनके सही ठिकाने बता दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। हम तुम्हें अपनी निगरानी में पाकिस्तान वापस पहुँचा देंगे। मैंने भी एसएसपी को घूरते हुए साफ इनकार कर दिया। मेरा कोई साथी नहीं है। मैं जलंधर में मेहनत मजदूरी करता हूँ। क्या तुम हिंदू हो? हाँ, मेरा नाम देवीनाथ है। उस वक्त यही हिंदवाना नाम मेरी ज़बान पर आया और मैंने यही बोल दिया। हकीकत यह है कि मैं उस वक्त हारी हुई जंग लड़ रहा था। मैं समझ गया था कि इन लोगों को मेरे बारे में सब पता चल चुका है। अब उन्होंने कोई सबूत ही मेरे सामने लाना था। जब मैंने कहा कि मैं हिंदू हूँ तो यह अंधेरे में किया हुआ फ़ैर था। मैं जानता था कि मेरे हिंदू या मुसलमान होने की
खाली 1 सेकंड खोल सकती है। और ऐसा ही हुआ। एसएसपी भंडारी ने एक सिपाही को इशारा किया कि मेरी पतलून खोली जाए। दूसरे लम्हे मेरा मुसलमान होना साबित हो गया। सब इंस्पेक्टर जोशी ने भी नर्म रवैया इख्तियार किया हुआ था। कहने लगा, हमारे पास इस बात का मुकम्मल सबूत मौजूद है कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो। तुम कश्मीरी कमांडो भी नहीं हो, क्योंकि तुम कश्मीरी नहीं हो, मगर तुम कश्मीरियों के साथ मिलकर भारत में तकरीबी कार्रवाइयाँ करने आए हो और कर रहे हो। एसएसपी साहब ने तुम्हें जो दिल खोल कर पेशकश की है वो तुम्हें अजियतनाक मौत से बचा सकती है। हमें सिर्फ इतना बता दो कि इंडिया में तुम लोगों के खुफिया ठिकाने कहाँ कहाँ पर हैं और तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग हैं। मेरे पास इनकार करने की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी, मगर मुझे इकरार भी नहीं करना था। अपने अहमदाबाद और दिल्ली वाले साथियों के किसी हालत में नाम नहीं बताने थे। मैंने साफ इनकार कर दिया, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। तब एसएसपी भंडारी ने मुझे बालों से पकड़कर एक झटका दिया और गाली देकर कहा, हमने तुम्हारी तस्वीर अहमदाबाद सीक्रेट पुलिस को भेजी थी। वहाँ से उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखकर तस्दीक कर दी है कि तुम ही वो पाकिस्तानी जासूस हो जो गोपाल दास पांडे के घर में जैनी साधु के भेष में रह रहा था। जिस कमरे में तुम रहते थे वहाँ से हमने माइक्रोफोन और छोटा रेडियो ट्रांसमीटर भी बरामद कर लिया है। तुम पुलिस रेड पर वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए थे, मगर आखिर यहाँ पकड़ लिए गया। तुम ही वो पाकिस्तानी जासूस हो जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर मडघाट स्टेशन पर मिलिट्री एमुनेशन की गाड़ी तबाह की थी। तुमने ही दवारका की फोर्ड के एमुनेशन को डंप उड़ा दिया है। क्या आप भी इनकार करते हो? मेरा सारा राज फांस हो चुका था। मैंने दूसरा मौका इख्तियार कर लिया जो असल हकीकत थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं कश्मीरी कमांडो हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मगर पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। मुझे पाकिस्तान ने यहाँ जासूसी के लिए नहीं भेजा। मैं अपनी मर्जी से सिर्फ जिहाद के नाम पर अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों की मदद करने के लिए यहाँ आया था। मैंने मुडघाट और दवारका की फोर्ड के असला को भी इसलिए तबाह किया था कि वो असला मेरे कश्मीरी मजलूम भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला था। मैंने आपको सच बात बता दी है, मेरे साथ जो चाहें सलूक करें। सब इंस्पेक्टर जोशी ने कहा, लेकिन तुमने अभी तक अपने साथी कमांडोज के बारे में नहीं बताया कि वो कहाँ छुपे हुए हैं और उनके नाम क्या हैं। मैंने कहा, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं अकेला हूँ और मैंने अकेले ही मुडघाट की ट्रेन उड़ाई थी और दवारका की फोर्ड का एमुनेशन का जखीरा तबाह किया था। एसएसपी भंडारी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अहमदाबाद से चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर शाम तक आगरा पहुंच जाएगा, वो तुम्हारी शनाख्त करेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि तुम अपने मंसूबों के बारे में और अपने साथियों के नाम पते किस तरह नहीं बताते। उसने एक सिपाही को हुक्म दिया, इसकी कड़ी निगरानी कीजिए। ये सिपाही सब इंस्पेक्टर और एसएसपी के साथ ही कोठरी से निकल गया। बाहर से उसने कोठरी के सलाखों वाले दरवाजे को बंद करके भारी ताला लगा दिया और पहले वाले संतरी से कहा, तुम जाओ, मैं ड्यूटी दूंगा। पहले वाला सिपाही चला गया। मैं बाजी हार चुका था, लेकिन इस बात पर बड़ा हैरान था कि अभी तक किसी ने थाने में मेरी तलाशी नहीं ली थी। खुदा जाने वो किस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। इतना बहुत गनीमत था कि कोठड़ी के अंदर मुझे हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। वैसे मेरी जेब में सिवाय कुछ नकदी और छोटी सी डब्बी के और कुछ नहीं था, लेकिन उस छोटी सी डब्बी में 6 टाइम बम थे। ये चिंगम बम की 6 चकोर टिकियाँ थीं जिनकी वज़ाकता चिंगम की तरह बनाई गई थी, लेकिन उनके अंदर इंतहाई धमाका खेज मवाद भरा हुआ था। इससे पहले मेरे पास बमों का महलूल था जिसका एक कतरा पानी में डालकर अगर वो पानी पी लिया जाए तो उस कतरे धमाका खेज केमिकल मैदे के तेजाब से मिलकर जल्दी रिएक्शन शुरू कर देते हैं और 30 मिनट के बाद उस आदमी के पेट में धमाका होता है और उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। गोल खान के मशवरे पर मैंने उस महलूल को पहले ही स्प्रो की टिक्कियों में और इसके बाद मैंने खुद उसे चिंगम की टिक्कियों की शक्ल में बना लिया था ताकि किसी को उन पर शक न हो। इस क़यामत के धमाकों वाले टाइम बम का फार्मूला भी उस वक्त मेरे पास नहीं था, बल्कि हमारे अहमदाबाद वाले मास्टर सिपाही करीम भाई के दिल्ली से बाहर रेलवे लाइन वाले गैराबाद क्वार्टर के तहखाने में मेरी दूसरी खुफिया चीज़ों के साथ रखा हुआ था। एसएसपी भंडारी की ज़बानी मुझे इल्म हो चुका था कि अहमदाबाद सीक्रेट पुलिस का कोई माहिर अफसर वहाँ से आगरा के लिए रवाना हो चुका है।
ظاہر ہے उसने मुझे गोकुल दास पांडे के घर पर देखा होगा। उसको मेरी तस्वीर भी मिल चुकी थी। अब उसने यहाँ आकर सिर्फ मेरी शनाख्त करनी थी और इसके बाद मुझ पर हैवानी टॉर्चर का सिलसिला शुरू हो जाता जिसको मुझे मौत की सरहदों तक बर्दाश्त करना था। लेकिन तशद्दुद और अजियत के लम्हात शुरू होने से पहले ही मैं वहाँ से फरार हो जाना चाहता था। सवाल यह था कि आगरा के इस पुलिस स्टेशन की सलाखों वाली कोठरी से किस तरह फरार हुआ जाए, जिसके दरवाजे पर भारी ताला पड़ा था और एक राइफल बरदार सिपाही दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था। ये सबसे बड़ा मसला था जो इस वक्त मेरे सामने था और मुझे तरबियत याफ्ता तजर्बाकार कमांडो होने की हैसियत से इस मसले को बहुत जल्द हल करना था। मसले का एक हल मेरी जेब में मौजूद था, लेकिन ये आखिरी हल था और इसमें मेरी जान जाने का शदीद खतरा था। अगर मैं जेब में रखी हुई डब्बी में से एक च्युइंगम बम निकाल कर कोठड़ी के सलाखों वाले दरवाजे में से किसी तरह लगा दूँ तो 1 घंटे बाद ज़बरदस्त धमाके के साथ दरवाज़ा उड़ सकता था। लेकिन उस बम की शिद्दत और ताकत इतनी ज़्यादा थी कि इस बात का खदशा था कि दरवाजे के साथ पूरी की पूरी कोठड़ी के इसके साथ ही मेरे भी पर खदशे उड़ जाएंगे। मैं फरार के किसी दूसरे तरीके पर गौर कर रहा था। एक तरीका यह था कि मैं खड़े खड़े संतरी को किसी तरह दरवाजे के सलाखों के पास बुलाऊं, सलाखों में से हाथ निकाल कर उसकी गर्दन का मरका तोड़ डालूं और उसके बेड के साथ जो चाबियों का गुच्छा लटका था वो अपने कब्जे में करूं और उसमें से अपनी कोठड़ी के दरवाजे वाली चाबी से दरवाज़ा खोलूं और थाने की अगबी दीवार फलांग कर फरार हो जाऊं। ये हाल बिल्कुल ऐसा था कि बगले को पकड़ने के लिए उसके सर पर मोम रख दीजिए, धूप में मोम पिघले, बगले की आंखों पर गिरे, बगला अंधा हो जाए तो फिर उसे पकड़ लिया जाए, क्योंकि इस मरले में किसी न किसी के वहां जाने का पूरा पूरा इम्कान था। आखिर वो कोई वीरान मकान न था, आगरा पुलिस का बड़ा थाना था और मैं देख रहा था कि बरामदे में पुलिस के सिपाही और दूसरे लोग आते जाते रहते थे। सामने इहाते में भी एक जानब जहाँ गाड़ियाँ खड़ी थीं, वहाँ 2-3 आदमी बेंच पर बैठे चाय वगैरह पी रहे थे।